हेलो एवरीवन, वेलकम मैम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में अपन ने जो स्टडी किया था कि भाई जो सेल्स के क्लासिफिकेशन होते हैं वो किस बेसिस पे होंगे। सेल्स जनरली प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में हमने डिवाइड किया था, है ना। कल का जो लेक्चर हमारा था वो क्या था कि जो सेल है इसको हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया था। पहली कैटेगरी जो थी, एक था प्रोकैरियोट्स और दूसरा था यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के केस में हमने देखा था कि वैसे सेल जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, मतलब उनके पास फॉल्स न्यूक्लियस कह सकते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब ये था कि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा और उसकी बाउंड्री नहीं होगी, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब था जिनके पास दो सेल्स व्हिच हैव ट्रू न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो हमने बनाई थी सेल की, वो कुछ इस तरह की थी। हमने तीन क्लास में डिवाइड किया था सेल को। एक था अनडिफरेंशिएटेड सेल, एक जो था वो था अनडिफरेंशिएटेड सेल, दूसरी कैटेगरी थी डिफरेंशिएटेड सेल, और जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी डिफरेंशिएटेड सेल, जो कि हमने डिवीजन के बेसिस पे या डिवीजन ऑफ लेबर हम कह सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था इस सेल को। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब वैसे सेल जिनका फेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है और वो आगे न्यू सेल्स को फॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल मतलब वैसे सेल जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं और उनका फेट फिक्स हो गया है कि अब वो क्या बनाने वाले हैं। वो एपिथेलियल सेल बनाएंगे, वो कार्डियक सेल बनाएंगे, मस्कुलर सेल बनाएंगे, या न्यूरॉन्स बनाएंगे, नर्व सेल्स बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स हुए, उनका फेट फिक्स हो गया। और डी डिफरेंशिएटेड सेल मतलब वैसे सेल जो फिर से डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी गेन कर चुके हैं। मतलब ये जो अनडिफरेंशिएटेड है इनके पास दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, okay, they lost the differentiation property, और जो डिफरेंशिएटेड थे दे आर गोइंग टू, सॉरी, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स के केस में क्या हुआ, दे आर गोइंग टू गेन अगेन, वो फिर से या रिगेन्स द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। वैसे सेल्स जो कि फिर से सेल्स की जो डिफरेंशिएशन की जो प्रॉपर्टी है वो गेन कर लें, वो होगा डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। लाइक यहाँ पे मैंने बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि दे जनरली फंक्शंस इन वुंड हीलिंग। अगर कुछ जख्म हो गया है या कुछ घाव हो गया है या कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ अपने सेल्स डैमेज हो गए हैं या सेल डेड हो गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह से डेड या डैमेज हो, चाहे मैकेनिकल इंजरी हो या सम काइंड ऑफ केमिकल एक्ट इंजरी हो, कैसे भी इंजरी हो, तो वो सेल वहां पे रिकवर करता है। वो सेल जो डेड सेल होता है वो रिप्लेस होता है न्यू सेल से, उसको वुंड हीलिंग कहते हैं। तो वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं वो एक तरह से उसमें फंक्शन करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। वो फिर से जो सेल डिफरेंशिएट हो गए होते हैं वही सेल फिर से उस प्रॉपर्टी को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या हुआ, वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, उनका फेट फिक्स हो गया कि अब ये क्या बनाने वाले हैं। और अनडिफरेंशिएटेड सेल लाइक मेरिस्टेमेटिक सेल, लाइक स्टेम सेल, जिनके पास सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होती है, वैसे सेल्स को हम बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल। मतलब वो अभी तक डिवाइड नहीं हुए हैं, वो डिवाइड होंगे, है ना। तो ये दोनों चीजों हम पढ़ने के बाद एक सेल के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ हमें समझ में आया कि ये सेल किस पार्ट में, किस बेसिस पे, कितने टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। अब जो अगला बेसिस अपना होगा कि हम सेल वॉल के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे प्लांट सेल हुआ,
उनके कई डिविजन्स होते हैं, कई बेसिस होते हैं, या तो सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिवीजन करते हैं। उसके बाद सेल प्लांट और एनिमल में ये भी होता है कि भाई वैसे जो जो सेल्स होते हैं, जो एनिमल सेल्स होते हैं, दे बेसिकली परफॉर्म फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो एनिमल सेल्स होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफिक। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिफरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, आई वुड लाइक टू make clear the each and every points related to prokaryotic and eukaryotic cell, because it is very important for the NEET classes as well. It is also very basic concepts related to biology as well. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे बेसिकली कि क्या है यूप्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स के बीच में कितने सारे मेजर डिफरेंसेस होते हैं, और वो काफी कॉमन है। जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहले हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, सेम लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बेसिस पे ही हम आगे के डिफरेंसेस को स्टडी भी करेंगे। तो आज का अपना हेडिंग होगा डिफरेंस between prokaryotes and eukaryotes. Difference between prokaryotes and eukaryotes. prokaryotes और eukaryotes के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब एक तरफ यहां पे आप लिखिए प्रोकैरियोट्स, जैसा हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, और बीचों बीच एक लाइन खींच देने के बाद दूसरी तरफ हम लिखेंगे यूकैरियोट्स। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है भाई? सबसे पहले डिफरेंस हम क्या लिखेंगे इनके केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में दे हैव primitive nucleus, means they does not have nuclear membrane in their nucleus, but in case of eukaryotes they have well developed nucleus। जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, मतलब इनके पास क्या है? लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is present। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं? हम जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो शायद वहां पे न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। एग्जैक्टली राइट, न्यूक्लियोलस is absent in case of prokaryotes, but in case of eukaryotes nucleolus is present। अगला डिफरेंस क्या है भाई? न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो गया क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, अब अगर बाउंड्री है, हमने देखा था कि अगर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास बाउंड्री है तो इनके पास क्रोमेटिन फाइबर है, मतलब ये जो डीएनए है, जो जीनोम ऑफ द सेल है, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस। ये हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस हो गया, एंड दीज आर द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म is also not present, but in case of eukaryotes nucleoplasm is present। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा वो
इनके केस में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या डिफरेंस है कि ये जो डीएनए है इनका एक फिक्स लोकेशन है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। हाँ, तो हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। पहला हम लोग उसको अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम बनाते हैं एज फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो इनके केस में जो लोकेशन ऑफ द जीनोम है वो फिक्स नहीं होगा क्योंकि इनके पास कोई एक बाउंड्री नहीं है। इट कैन प्रेजेंट एज फ्लोटिंग इनसाइड द सेलुलर रीजन। सेल के अंदर ये फ्लोटिंग पोजीशन में प्रेजेंट होगा, मींस लोकेशन ऑफ द जीनोम इज नॉट फिक्स्ड एंड इज प्रेजेंट एज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो दिस इज व्हाट द यूकैरियोटिक सेल, और ये इसका साइटोप्लाज्मिक रीजन है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके पास क्रोमेटिन फाइबर है, ये न्यूक्लियोलस हो गया, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियोलस। और ये जो इनसाइड द प्लाज्म कंटेंट है, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि हम लोग सब जानते हैं। तो जब इनके पास एक बाउंड्री है तो जो इनका लोकेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर होगा या जीनोम होगा या डीएनए होगा इज वेरी फिक्स्ड, दैट इज वेरी फिक्स्ड। इट इज नॉट प्रेजेंट एज फ्लोटिंग वे, वो कहीं इधर उधर माइग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास एक बाउंड्री है। जैसे छत पे हम लोग एक बाउंड्री रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई बच्चे चलते चलते शायद वो बाउंड्री से छत की जो लास्ट रीजन है वहां से वो नीचे गिर जाए। तो वहां पे जब हम बाउंड्री देते हैं तो बच्चे अगर दौड़ के भी आएंगे तो वो बाउंड्री से ही टकराएंगे, छत से नीचे नहीं गिरेंगे, फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन। तो यहाँ पे ये माइग्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके पास एक बाउंड्री है। लेकिन प्रोकैरियोट्स का जब हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स के पास कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे वो माइग्रेट कर सकते हैं, कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं, किसी भी रीजन में माइग्रेट कर सकते हैं, और वो उनका माइग्रेशन डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सेल। जैसा सेल मूव करेगा उसके बेसिस पे इनके जीनोम मूव करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। जो इनका मेम्ब्रेनस रीजन होगा इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होंगे, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में रेस्पिरेटरी एंजाइम सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां पे वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो मेसोजोम, मेसोजोम इज प्रेजेंट, मेसोजोम इनके केस में प्रेजेंट होगा, विच इज प्रेजेंट, which is the extension, एक्सटेंशन कह सकते हैं या मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इनके केस में, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, मेसोजोम, मेसोजोम इज एब्सेंट। अब यहां पे मेसोजोम है तो यहां पे मेसोजोम नहीं है क्योंकि समझिएगा रेस्पिरेशन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स हमने पढ़ा है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी एंजाइम चाहिए, किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको उसके रेट को इनहेंस करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एंजाइम्स जो सेल के पास होगा वो प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स मेसोजोम में, जो कि ये मॉडिफिकेशन या इनवर्ड एक्सटेंशन है, इनर अंदर की तरफ एक्सटेंशन होगा। मतलब ये यहीं से ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसको हम कह सकते हैं मेसोजोम। ठीक है, सेल के अंदर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ नहीं। मेसोजोम कभी भी अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ प्रेजेंट नहीं होगा, वो उसका मॉडिफिकेशन होगा किसका, तो सेल मेम्ब्रेन का। तो अब इनके पास तो मेसोजोम नहीं है यूकैरियोट्स के केस में, तो मेसोजोम का फंक्शन कौन करेगा यूकैरियोट्स में, तो भाई इनके पास दे आर द मोर एडवांस्ड सेल, दे आर द मॉडिफाइड सेल्स एंड दे सिंपली हैव all kinds of cell organelles which perform very diversified functions.
For a unique function, they have a very unique related cell organelles. As for example, the mitochondria, they perform respiration. As for example, the endoplasmic reticulum or ribosomes, they generally functions in the formation of proteins. So for each and every function, the eukaryotic cell, which is the most advanced cells, generally have a very unique cell organelles. But in case of prokaryotes, they does not have the cell organelles. राइट, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? अब इनके पास देखिए कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके बाद फिर गोल्गी बॉडीज है, फूड वैक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंट्रियोल्स हैं, सब कुछ है। तो अब इनके पास कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो हम लिखेंगे दे लैक्स membrane bound cell organelles. What? In case of eukaryotes, they have membrane bound cell organelles. As for example, हम क्या दे सकते हैं? बहुत सारे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दे दीजिए, आप माइटोकॉन्ड्रिया दे सकते हैं, आप क्लोरोप्लास्ट दे सकते हैं, जो कि प्लास्टिड का वन ऑफ द कैटेगरी है। प्लास्टिड को 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे हम लोग, आगे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो काफी इजी है ये। तो एज फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। फूड वैक्यूल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडीज के पास मेम्ब्रेन है, लेकिन राइबोसोम जो एक सेल ऑर्गेनेल है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, दे लैक्स द मेम्ब्रेन्स। आगे आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। अभी हमने राइबोसोम्स की बात की थी, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। तो इनके केस में 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 80S राइबोसोम इज प्रेजेंट। In that case, 70S ribosome is present and here is 80S ribosome is present. Now, what is that S stands for? S stands for Swedberg unit, or we can also say it as coefficient of sedimentation. Coefficient of sedimentation, the same here also. Now what is that S? Why we use S? Swedberg is the name of the scientist who described the types of ribosome into 2 categories. The one is called as 70S ribosome and the another one is called as 80S ribosome. 70S ribosome, why he called it as 70S? He simply chosen a pore like system. एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया जिसमें कि पोर्स प्रेजेंट थे और डिफरेंट साइज्ड पोर्स थे। जो राइबोसोम 70S यूनिट के पोर्स से पास हुआ उसको उन्होंने 70S कह दिया, और जो 80S यूनिट से पास हुआ उसको उन्होंने 80S राइबोसोम नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो 80S है ये फर्दर और 2 कैटेगरी का होगा, 60S प्लस 40S, और ये जो 70S होगा ये 50S प्लस 30S। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि भाई 50 प्लस 30 इज 70, 60 प्लस 40 इज 100, बट हियर इट इज 80, तो इट इज नॉट राइट। मैंने आपको अभी बताया
कि ये साइज ऑफ द पोर्स हैं, जो पोर्स उन्होंने यूज किया था जिससे कि राइबोसोम पास हुआ था, वो साइज का ये मेजरमेंट है। इट इज नथिंग अबाउट द सम ऑफ दिस वन। इन दोनों का सम ये ऐसा है, ऐसा नहीं है कि 50 और 30 शुड बी 80 here, but here it is 70. Why it is 70? क्योंकि जो मेन पूरा जो साइज है वो 70s से पास हो गया। जब दोनों को अलग करके जब पास किया गया, तब एक जो उनका फ्रैक्शन था, जो लार्जर राइबोसोम कह सकते हैं, वो 50s वाले साइज से पास हुआ, और दूसरा जो स्मॉलर था, जो छोटा था, वो 30s से पास हुआ। इसलिए इसको 50s और 30s कहा गया। हम इसको सम करके कभी इसके इक्वल करके हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 50s और 30s तो 80 होता है, तो ये 60 प्लस 40 तो कहीं कोई राइबोसोम है ही नहीं। मैंने अभी बताया, फिर से बताता हूं कि ये एक साइज है। जिससे मान लीजिए एक हम साइज बनाते हैं, ये ऐसा, ये मान लीजिए 30 है, ये साइज जो है ये 40 है, ये साइज 50 है, ये साइज 70 है, दूसरा ये यहां पे मान लीजिए ये 60 है, और ये मान लीजिए 80 है, मान लीजिए। ठीक है, तो पहले राइबोसोम को पास किया गया तो ये 70s से पास हो गया, तो एक कैटेगरी। दूसरे को पास किया गया, इससे पास कर गया, 80s, इसको नाम दे दिया गया। अब इन्होंने देखा कि इस राइबोसोम में और दो कैटेगरीज हैं, और दो यूनिट्स हैं, उसमें सब यूनिट्स। राइबोसोम ऐसा होता है, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट द लार्ज सब यूनिट, एंड दिस वन इज स्मॉल सब यूनिट। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। तो जब लार्ज सब यूनिट ऑफ 70s को जब इन्होंने पास किया, तो ये 50s से पास हो गया, और जब स्मॉलर सब यूनिट को उन्होंने पास किया तो ये 30s से पास कर गया। सेम he repeated with the 80s when he passed the larger subunit. Here is, this is what 60s and this one is what 40s. ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये दोनों जुड़ सकते हैं। तो जब ये अलग होकर के इन्होंने पास किया इससे, तो 60s इधर से पास हो गया आराम से, और दूसरा जो फ्रैक्शन था वो 40s इससे पास हो गया। तो अब ये जो लार्जर सब यूनिट है उसको उन्होंने 60s नाम दे दिया, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसको उन्होंने 40s नाम दे दिया। के बाद देखते हैं इनका डीएनए का नेचर कैसा होता है, इनका डीएनए का नेचर कैसा होता है। They have a small circular DNA. क्या है? They have a small circular DNA. In that case, क्या प्रेजेंट है? Have linear DNA. मतलब क्या हुआ? सर्कुलर होगा, ये ऐसा। समझ गए? अब मैं इस फिगर को देखिए चेंज कर देता हूं। अभी तक हम लोग एक बेसिक को लिया था, थोड़ा सा डेप्थ में आते हैं। ये ऐसा सर्कुलर डीएनए है ये, ठीक है। दिस इज व्हाट द सर्कुलर। यहां पे डीएनए क्या होगा? ऐसा लीनियर होगा। इनके केस में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। Histone protein is not present, but in that case histone protein is present. इनके केस में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है भाई। पहला हमने क्या देखा? ये स्मॉल सर्कुलर है और ये लीनियर होगा। दूसरा हमने देखा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। साइटोस्केलेटन सिस्टम लिखते हैं।
system is absent, but in case of eukaryotes, cytoskeleton system is प्रेजेंट। वो कौन सा सिस्टम है भाई? मान लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एक्सेट्रा, जो इनके स्केलेटन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे, इनके केस में एब्सेंट होंगे। replication, transcription and translation occurs in cytoplasm, but in that case replication and transcription occurs inside the nucleus, but translation occurs in cytoplasm। क्यों? अब ये भी एक सवाल आता है कि आखिर क्यों रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड न्यूक्लियस होगा और यहां पे ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में क्यों होगा? तो मैं आपको पहले ये 3 स्टेप्स बता देता हूं, ये सारे हैं क्या। चलिए देखते हैं कि भाई ये मान लीजिए डीएनए है और डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है और आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन, दिस शन मीन्स प्रोसेस, है ना। तो ये जो प्रोसेस होगा, डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, एक डीएनए से अगर दूसरा डीएनए बन रहा है, मतलब एक डीएनए पेरेंटल डीएनए से उसकी दूसरी कॉपी ऑफ डीएनए बन रही है, तो उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और अगर एक डीएनए से आरएनए बन रहा है तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर एक आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन होते हैं, समझ रहे हैं, हम लोग घर में हमेशा मम्मी बोलती रहती दाल में प्रोटीन है, यहाँ प्रोटीन है, वहां प्रोटीन है, अपनी बॉडी भी प्रोटीन बनाती है, अपनी बॉडी भी प्रोटीन बनाती है। और वो प्रोटीन कहां से बनाती है? आरएनए से, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब रेप्लिकेशन के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे वो प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म में इसका लोकेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स भी साइटोप्लाज्म में है, तो ये भी ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? तो साइटोप्लाज्म में होगा। ट्रांसलेशन के लिए भी जो फैक्टर्स चाहिए वो भी कहां है भाई? साइटोप्लाज्म में है, तो ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होगा। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, these two occurs in the nucleus, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जब न्यूक्लियस पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियोलस इज द लोकेशन वेयर आरएनए इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस वो लोकेशन है जहां पे आरएनए प्रेजेंट होता है। और ये जो ट्रांसलेशन है ये कहां होगा भाई? ये होगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट है। In cytoplasm, by the help of राइबोसोम, जो कि प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। इसकी वजह से ट्रांसलेशन यूकैरियोटिक सेल के केस में राइबोसोम में होगा और यहां
सॉरी साइटोप्लाज्म में होगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। यहां पर भी जो राइबोसोम रिक्वायर्ड है ट्रांसलेशन के लिए वो भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसलेशन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। हालांकि यहां तो सारे भी प्रोसेसेस कहां होंगे भाई? साइटोप्लाज्म में। सारे भी प्रोसेसेस कहां होंगे? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। मतलब डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन, ये भी साइटोप्लाज्म में। डीएनए से आरएनए, ये भी साइटोप्लाज्म में। आरएनए से प्रोटीन, ये भी साइटोप्लाज्म में। अब ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट होती है राइबोसोम की। ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब आरएनए से प्रोटीन राइबोसोम ही बनाएगा, और ये राइबोसोम कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं बता देता हूं, यहाँ पे मान लीजिए 70S राइबोसोम है, तो जब 70S राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है तो ट्रांसलेशन भी यही होगा। और इनके केस में भी ये राइबोसोम मान लीजिए यहाँ पे 80S जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, तो 80S इनके साथ अटैच है, तो जब राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है तो ये भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। डीएनए कहां प्रेजेंट है भाई? न्यूक्लियस में, तो रेप्लिकेशन कहां होगा? न्यूक्लियस में। खाना तो किचन में ही बनता है, क्योंकि सारी चीजें जो खाना बनाने के लिए प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस में है, सॉरी किचन में है, तो खाना किचन में ही बनता है, बेडरूम में तो बनता नहीं। हाँ, बेडरूम भी किचन बनाया जा सकता है। कब बनेगा बेडरूम किचन? वो तब होगा जब किचन की सारी सामग्री, सारे चीजें हम ला करके बेडरूम में रख दें, गैस रख दें, चावल आटा गेहूं सब ला करके रख दें, सारे मसाले रख दें, तो हम किचन में भी बेडरूम में भी सब्जी बना सकते, खाना बना सकते, मतलब बेडरूम भी किचन जैसा हो गया। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो डीएनए कहां प्रेजेंट है? डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसकी वजह से रेप्लिकेशन कहां होगा? न्यूक्लियस में ही होगा। आई बात समझ में? अब डीएनए यही बन गया तो डीएनए से आरएनए भी यही बन जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस। बाद में वो आरएनए बाहर आता है यहाँ पे और राइबोसोम से मिलकर के एमआरएनए प्रोटीन बना लेता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही जरूरी चीज है। ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमेशा आपके यूज में आएंगे। दिस इज द वेरी बेसिक टर्म्स। replication, transcription, translation. Replication means DNA to DNA formation. Transcription means DNA to RNA formation. And translation means RNA to protein formation. Now एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो ट्रांसलेशन होता है, सॉरी जो RNA होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कैटेगरी को बोलेंगे mRNA, दूसरा tRNA और तीसरा rRNA. First one is mRNA, second one is tRNA and third one is rRNA. Now what is that mRNA? Here M stands for messenger, मतलब कुछ ये मैसेज लेके जाएगा। T stands for transfer and R stands for राइबोसोमल, द आरएनए ऑफ राइबोसोम। ये ट्रांसफर करेगा चीजों को एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन, वो आप तब समझेंगे जब मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा ट्रांसलेशन प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको बताऊं तो शायद समझ में नहीं आएगा ये चीजें, तो बस अभी आपके लिए इतना ही बताता हूं मैं कि आरएनए 3 तरह का होता है, ए मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। M stands for messenger, T stands for transfer, R stands for ribosomal। ठीक है, तो ये आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिलहाल अभी और भी कुछ 1-2 डिफरेंस अपन देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे। इनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, बट इनके केस में, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। इनके केस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड
and sex pili is present. लेकिन in that case plasmid and sex pili is absent. अब ये है क्या? सेक्स पिलाई क्या है? सेक्स पिलाई जनरली दे फंक्शंस इन कंजुगेशन. कंजुगेशन. और जो प्लाज्मिड होता है दे आर नॉन जीनोमिक सेल्फ रेप्लिकेटिव. ये जीनोम का पार्ट नहीं है, खुद से रेप्लिकेट कर जाता है. सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये. प्लाज्मिड क्या है? ये जीनोम का पार्ट नहीं है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है और ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है. मतलब यहां पे मैं बनाता हूं प्लाज्मिड. दिस इज व्हाट द प्लाज्मिड. अब मैं यहां चेंज करता हूं, इसे मैं डीएनए से हटा करके मैं इसे जीनोम बताता हूं. तो ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया. ये क्या हो गया? दिस इज जीनोम ऑफ बैक्टीरिया. और ये क्या हो गया? प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया. इनके केस में प्रेजेंट नहीं होगा. सेक्स पिलाई क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं. बेसिकली ये कंजुगेशन में हेल्प कर रहे हैं. मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है. तो यहां से जो प्लाज्मिड होता है, इनके पास मान लीजिए ये F पॉजिटिव है और ये F निगेटिव है. मतलब इनके पास प्लाज्मिड है, इनके पास नहीं है. तो ये यहां से एक ऐसा ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म करते हैं और ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके इधर भी आ जाता है. तो रिजल्टेंट क्या हुआ भाई? दोनों बैक्टीरियाज के पास प्लाज्मिड प्रेजेंट हो गया. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्स पिलाई. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्स पिलाई, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब. Also called as conjugation tube. Now कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं. यहां के लिए जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा वो मान लीजिए बैक्टीरिया है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स के केस में आप कह सकते हैं जो एग्जाम्पल्स होंगे, आप प्लांट सेल ले लीजिए, प्लांट एंड एनिमल सेल. चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you get notified on daily basis. Please subscribe and share and press the bell icon. Thank you very much.